We create videos that are quite literally unfiltered at their core. किसी YouTube चैनल के बायो में इस प्रकार का बखान सुनकर आप भी सोचेंगे कि खबरों के मामले में तो चीजें अनफिल्टर्ड ही होनी चाहिए, यानी वो खबरें जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारे समय में कई YouTube चैनल खुद को अनफिल्टर्ड कहकर पेश करते हैं। सुनने में यह शब्द अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में अनफिल्टर्ड बाय समधीश ने बार बार साबित कर दिया है कि नाम में क्या रखा है। काम उनका यही है कि हंसी मजाक, ठिठोली और बकैती की आड़ में नेताओं का प्रोपोगेंडा फिल्टर करके जनता के सामने परोस दिया जाए। हाल ही में तेजस्वी यादव का इंटरव्यू इसका एक और सबूत है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अब तेजस्वी यादव का इंटरव्यू करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हर पत्रकार या यूट्यूबर का काम है। लेकिन जब इंटरव्यू पत्रकारिता की बजाय छवि चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। इस पूरे इंटरव्यू में समधीश ने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के पापों पर पर्दा डालने की कोशिश की, वह चौंकाने वाला है। इंटरव्यू की शुरुआत होती है इस सवाल से। समधीश कहते हैं कि उनके परिवार में बताया जाता था कि पहले किडनैपिंग आम थी। इस पर तेजस्वी यादव जवाब देते हैं कि जो ऐसा करते थे वो आज पावर में है। अब अगर पत्रकारिता करनी होती तो समधीश तुरंत पूछते कि भाई इस समय तो सत्ता में नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, तो इनमें से लालू राज के दौरान किडनैपिंग के धंधे में कौन लोग थे? और किडनैपिंग में तो शहाबुद्दीन का नाम हमेशा आता था, वो कहां की सत्ता में है? दरअसल वो तो आज जिंदा भी नहीं है। समधीश को कम से कम इतना पूछना चाहिए था कि तेजस्वी किसकी बात कर रहे हैं। और लालू राज में तो लूट, बलात्कार, डकैती और अपहरण खुलेआम होते थे, उस पर क्या कहेंगे? लेकिन समधीश ने उल्टा बचाव करते हुए कहा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं हो रहा होगा। यानी तेजस्वी यादव तो सीधे निकल लिए और समधीश को जंगलराज शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि इसे परसेप्शन बता दिया। अरे भाई, इसमें परसेप्शन कहां से आ गया? चंदा बाबू के बेटों की तेजाब से हत्या परसेप्शन थी। तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन को लालू यादव द्वारा संसद पहुंचाना परसेप्शन था। अपहरण उद्योग और अपराधियों के संरक्षण को परसेप्शन कह देना पत्रकारिता है या रिश्तेदारी निभाना? तेजस्वी आगे अपने बौद्धिक स्तर का परिचय देते हुए दलील देते हैं कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए मुश्किलें थी। तो क्या टेक्नोलॉजी की कमी ने अपराध को बढ़ावा दिया या अपराधियों को संरक्षण देना उस दौर की कोई तकनीकी मजबूरी थी? अगर इंटरव्यू पत्रकारिता होता तो लालू राबड़ी राज के उस भयावह दौर पर सवाल उठते जब साधु यादव और सुभाष यादव आतंक का दूसरा नाम थे। 2001 से 2004 के बीच 1500 से ज्यादा अपहरण हुए। डॉक्टर, व्यापारी और छोटे बच्चे तक सुरक्षित नहीं थे। शिल्पी जैन और चंपा विश्वास जैसे कांडों पर भी सवाल पूछे जाते, लेकिन समधीश ने सब पर चुप्पी साध ली। ना अपराध पर, ना अपहरण उद्योग पर, ना यादव कुनबे के आतंक पर। फिर चारा घोटाले पर बात होती है। समधीश पूछते हैं तो तेजस्वी कहते हैं, हमारी अपील हाईकोर्ट में चल रही है। कौन सी अपील भाई? 1997 में सीबीआई ने केस दर्ज किया, 2013 में दोषी ठहराए गए और 5 साल की सजा मिली। संसद सदस्यता गई, फिर 2017 और 2018 में भी अलग अलग मामलों में दोषी पाए गए और जेल गए। तो फिर अपील कहकर क्या बताना चाहते हो? सच यही है कि लालू यादव अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के दोषी हैं और जेल काट चुके हैं। मेडिकल आधार पर उन्हें बेल जरूर मिली, लेकिन दोष साबित हो चुका है। फिर भी इस इंटरव्यू में इसे ऐसे दिखाया गया जैसे कोई मामूली केस चल रहा हो जिसमें दोष तय ही नहीं हुआ। समधीश को तो ये पूछना चाहिए था कि मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल पाकर कैसे लालू यादव बैडमिंटन खेल पाते हैं, या फिर आजकल चंपारण मटन कहां बना रहे हैं। बल्कि इसके बाद सवाल बदल कर यह हो जाता है कि लालू यादव का पहनावा कैसा है। नेटफ्लिक्स पर तेजस्वी यादव का फेवरेट शो कौन सा है? तेजस्वी कहते हैं कि लालू जी तो सामान्य आदमी हैं, लुंगी गंजी पहनते हैं। या लालू यादव के लुंगी गंजी पहनावे को रोमांटिसाइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। एक व्यक्ति जिसने पूरे प्रदेश को अंधकार में ढकेल दिया, उसकी पहचान भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़ी रही, उसे सिर्फ इसलिए जनप्रिय या हीरो बना दिया जाए कि वो लुंगी गंजी पहनता है या फिर वो कैमरे पर दातून करता है। तेजस्वी यादव ये कहकर बच निकलते हैं कि चारा घोटाले की जांच पापा ने खुद सीबीआई को दी थी। सुनने में कितना महान कार्य लग रहा है, लेकिन दोस्तों आपको सच्चाई बताती हूँ। पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन साल 2013 में उन्होंने दैनिक जागरण में एक लेख लिखा था।
उस लेख में जोगिंदर सिंह ने बताया था कि कैसे साल 1996-97 में जब वे इस जांच ब्यूरो के निदेशक थे, उस समय लालू यादव के मामले में नरमी बरतने का दबाव सीधे प्रधानमंत्री ने डाला था। उनके शब्दों में, इस मामले को लेकर सीबीआई पर पहले दिन से राजनीतिक दबाव था। उस समय मैं खुद सीबीआई का निदेशक था। इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार अपने अस्तित्व के लिए लालू यादव के दल पर पूरी तरह आश्रित थी। एक दिन मुझे उन्होंने बुलाया और लालू प्रसाद के लिए कुछ नरमी बरतने के लिए कहा। ये तथ्य समझिश क्यों नहीं रखते? रखेंगे कैसे? इसके लिए चाहिए कि नेताजी से सवाल पूछते समय आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। मतलब एक तरफ आप भारत की खोज नाम से वीडियो बनाकर बिहार के पिछड़े गांव की गरीबी को व्यूज के रूप में बेच रहे हो, और जब नेताओं से सवाल करने की बारी आए तो तुम्हारे सवाल नेटफ्लिक्स पर कौन सा शो देखते हो ये रह जाते हैं। खैर, सवाल तो इस इंटरव्यू की टाइमिंग पर भी है। शुरुआत में मनोज झा फोन पर कहते सुनाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पहचान दस्तावेज मान लिया है और यह हमारे लिए पॉजिटिव है। यह फैसला 3 हफ्ते पहले आया था, यानी वीडियो पुराना था लेकिन रिलीज अब किया गया, ठीक उसी समय जब बिहार में चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट को लेकर तैयारियों में जुटा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह इंटरव्यू चुनावी नैरेटिव बनाने के लिए अब रिलीज हुआ? दोस्तों, बार बार हमने कहा है कि किसी यूट्यूबर के वीडियो पर चर्चा का मकसद व्यक्तिगत हमला करना नहीं होता। मसला है उनके शटल नैरेटिव का। शटल नैरेटिव की यह खासियत होती है कि बीच बीच में सच या सामान्य दिखने वाली 8 से 10 बातें रखती जाती हैं और फिर उसके बीच एक झूठ या आधा सच इस तरह फिट कर दिया जाता है कि दर्शक उसे पकड़ ही नहीं पाता। इससे लगता है जैसे पूरी बात भरोसेमंद है, जबकि असल में एक एजेंडा ढकेला जा चुका होता है। लाखों करोड़ों व्यूज वाले कंटेंट का असर आम जनता की सोच पर पड़ता है और अगर उस सोच में गलतफहमी या प्रोपेगेंडा घुसा दिया जाए तो उसका असर राजनीति और समाज दोनों पर गहरा होता है। असल खतरा यही है कि दर्शक सोचता है ये तो यूट्यूबर ने कई सही बातें भी बोली हैं, तो बाकी सब भी सही होंगी। इसी भरोसे के सहारे गलत जानकारी भी दिमाग में बैठा दी जाती है। यही कारण है कि ऐसे नैरेटिव का क्रमवार विश्लेषण और तथ्यात्मक खंडन करना जरूरी हो जाता है। आगे भी हम ऐसे विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट। जय हिंद।